हेलो एवरीवन, मैं चंदन माइती स्वागत करता हूं आपका फिर से बेस्ट एंड रेलेवेंट करंट मुद्दे में। हमने एनिमल किंगडम पढ़ा था लास्ट, और मैंने आपसे पूछा था कि आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए, तो ज़्यादातर कमेंट प्रेडिक्टेबल पे थे, तो प्रेडिक्टेबल को उठाया हूं। ये वीडियो 2 पार्ट में कंप्लीट होगी क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और थोड़ा डिटेल में नहीं समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत बेसिक से बताऊंगा, आप पूरा वीडियो देखो, आपका कोई सा भी क्वेश्चन उसके बाद छूटेगा नहीं, बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है, बेसिक जितना होता है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो देखो, पीरियोडिक टेबल जो होता है वो है क्या एक्चुअल में। सबसे पहले अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, जैसे ये क्या होता है कि है ना, एक पीरियोडिक टेबल है, ये क्या है, एक अरेंजमेंट है। हमारे पास क्या है कि एलिमेंट्स हैं, अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी आपस में सेम होती है और कुछ की आपस में एक दूसरे के साथ सेम होती है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हर एक को है ना एक प्रॉपर कैटेगरी में डालने की कोशिश करी। जैसे हमने क्या करा था लास्ट में, किंगडम किंगडम में हमने देखा था कि भाई एनिमल्स को अलग रख दिया, प्लांट को अलग रख दिया। ठीक है, उसके बाद जो भी थे फंगस वगैरह सबको अलग अलग रख दिया। इसी तरीके से सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हमने क्या करा, अलग अलग तरीके के एलिमेंट अलग अलग जगह रख दिए ताकि हमको स्टडी करने में आसानी हो। लाइक अगर मैं कहूँ कि भाई ये इस ग्रुप का एलिमेंट है, तो मेरे को पता है कि इस ग्रुप में सपोज़ कार्बन है, तो इस ग्रुप में कोई सा भी उठाऊंगा, जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल वैसी ही मिलेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। और इससे रिसर्च में भी आसानी हो, इससे बच्चों को पढ़ाने में भी आसानी हो। तो इसलिए पीरियोडिक टेबल का क्या हो गया, डेवलपमेंट किया गया। तो पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री को सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कई बार उनके पुराने जगह से पूछ लेता है जहाँ से वो आए हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है ये, डोवेनियर ट्रेड। मतलब क्या थे कि ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1817 में एक, मतलब क्या कहते हैं, एडवाइस दिया था कि अगर हम, मतलब जिसको हम ट्रायड कहते हैं, डोवेनियर का ट्रायड, यहाँ पर एक ट्रायड वर्ड है। तो इसमें इन्होंने कहा था कि जैसे हमारे पास ना ऐसे कई सारे एलिमेंट्स हैं जो क्या है कि 3 पार्ट में, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो इन्होंने कहा था कि क्या होता है कि अगर हम पहले वाले का और तीसरे वाले का क्या करें, जोड़कर उनका सम करें, तो वो बीच वाले के बराबर निकलता है। मतलब कहने का मतलब कि इसका और इसका अगर मैं एवरेज निकालूं तो वो क्या होता है, इसके बराबर निकलता है। तो ये प्रॉपर्टी इन्होंने बताई जिसको कहा जाता है ट्रायड। ट्रायड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें तीन एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर है। तो ये सिंपल सा है, क्या है कि फर्स्ट एंड लास्ट वाले का एवरेज निकालते हैं तो वो बीच वाले नंबर के बराबर आता है एटॉमिक वेट के। पहले का एटॉमिक वेट, तीसरे का एटॉमिक वेट, सेकंड वाले एटॉमिक वेट के बराबर होता है अगर उनका एवरेज निकाला जाए तो यही है क्या, डोवेनियर ट्रायड। तो इसमें एक चीज़ क्या पूछता है, सबसे पहले ये बोलता है कि ट्रायड किसने दिया। तो आपको ये नाम याद रखना है, डोवेनियर ने दिया। कब दिया, 1817 में दिया। ठीक है, 1817 में सबसे पहली बार बताया गया था। और ये क्या है, ट्रायड है जिसमें 3 एलिमेंट की हम बात करते हैं हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बिल्कुल डिटेल में है। एक तो 2 डेट आपको मिल सकती है, एक 1817, एक 1829। ठीक है, तो 1817 में इन्होंने पहले बताया था, फिर 1829 में डिटेल में बताया गया, इसलिए 2 डेट है। आप कोई सी भी दिख सकती है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला इन्होंने मतलब ग्रुप बताया, जो पहला ट्रायड था, ट्रायड में इन्होंने बताया था कि लिथियम, जैसे हम एग्जांपल मानते हैं कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है। जैसे सपोज इसका मान लो 7 है और इसका सपोज 23 है, इसका 39 है। तो इसका जब आप करोगे तो यहाँ पर ये 46 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 करोगे 23 हो जाएगा, जो एग्जैक्ट किसके बराबर है, सोडियम के बराबर है। तो ये एक ट्रायड है। तो ये किसका ट्रायड है, एल्कली मेटल्स, मतलब ऐसे मेटल जिनका मतलब जो नेचर है वो एल्कली वाला है, एल्कलाइन नेचर है, इसलिए इनको एल्कली मेटल्स कहा जाता है। ये आप याद रखोगे, पहला ट्रायड ये याद रखोगे। दूसरा ट्रायड इन्होंने दिया था जो था क्या, हेलोजेंस का। हेलोजेंस, देखो हेलोजेंस का मतलब क्या होता है, हेलो, हेलो का मतलब होता है जो साल्ट, साल्ट का मतलब होता है हेलो, और जेंस का मतलब यहाँ पर क्या है, जेनेसिस, मतलब साल्ट बनाने वाले या साल्ट से रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स होते हैं। तो जो दूसरा ट्रायड इन्होंने दिया वो दिया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। यहाँ पर भी अगर आप इन दोनों का एवरेज करोगे तो अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आपको मिलेगी। तो ये आपको याद रखना है। सेम इस तरीके से एक और ट्रायड है, ये जो हमने पहले बता दिया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम।
तो इन्होंने जस्ट ट्राइड दिया, आपको नाम याद रखना है, और ये ट्राइड याद रखने के कि लिथियम सोडियम पोटेशियम था, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन था, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम था। क्लियर है? ठीक। अब देखो क्या हुआ, इन ये थ्योरी क्या हो गई, आगे चल के फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि देखो इन्होंने बहुत ही लिमिटेड जो एलिमेंट्स थे उनके बारे में बताया। तो इतने लिमिटेड एलिमेंट्स के बारे में बताया, जबकि उस टाइम पर ही बहुत सारे एलिमेंट मिल गए थे और बहुत सारे एलिमेंट्स आगे आने वाले थे, तो वो सारे एलिमेंट्स इनकी बनाई थ्योरी पे फिट नहीं हो पाए। तो इसलिए ये थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। यानी इट फेल टू अरेंज ऑल द देन, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कुछ तो उस ट्रायड में फिट हो गए, लेकिन बाकी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जो उस ट्रायड में फिट नहीं हो पाए, तो इसलिए इनकी थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। तो जब एक थ्योरी फेल होती है तब क्या होता है, एक नई थ्योरी आती है। तो अब एक दूसरी थ्योरी का जन्म हुआ। ये थ्योरी लेकर आया कौन, जॉन न्यूलैंड्स। आपको याद रखना है जॉन न्यूलैंड्स। क्यों? क्योंकि इसकी जो थ्योरी है ना, इसका नाम है ऑक्टेव्स रूल। तो आपको याद रखना है कि ऑक्टेव्स, ये पूछता है कि जो ऑक्टेव्स रूल था वो कौन लेकर आया था, जॉन न्यूलैंड्स लेकर आए थे। और ये कब लेकर आए थे, 1864 में लेकर आए थे। ये डेट आपको याद रखनी है। तो पहले 2 क्वेश्चन तो आपके बन गए यहाँ से। क्लियर है? तो इन्होंने कहा क्या था, इन्होंने कहा था, न्यूलैंड्स ने अपनी मतलब थ्योरी जो दी थी, उन्होंने ये कहा था कि भाई ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि हमने एलिमेंट्स को क्या करा, एक ऑर्डर में लगाया। ठीक है? तो जब हम ऑर्डर में लगाते हैं, मतलब उनका जो वेट है उसके हिसाब से जब हम उसको अरेंज करते हैं, ऑर्डर में लगाते हैं, तो क्या होता है, एटॉमिक मास के हिसाब से जो 8वां एलिमेंट होता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां जो एलिमेंट होता है वो पहले वाले के साथ क्या होता है, मैच कर जाता है। मतलब 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले के साथ में मैच कर जाती है। सेम इस तरीके से जब आप चलोगे तो यहाँ पे 7वां होगा, फिर उसके बाद दोबारा 8वां आएगा, तो ये इसकी प्रॉपर्टी एक दूसरे के साथ मैच करेगी। या फिर मैं यहाँ से चलूँगा तो 8वां एलिमेंट यहाँ पर आएगा, तो इसकी प्रॉपर्टी इसके साथ में मैच करेगी। तो इन्होंने ऐसा कहा। ठीक है? तो यही है इनकी क्या, थ्योरी। क्लियर है? तो इन्होंने, इसलिए इसको ऑक्टेव्स रूल कहा जाता है, क्योंकि 8वां जो एलिमेंट होता है वो पहले वाले एलिमेंट के साथ क्या होता है, प्रॉपर्टी में सेम होता है। ये तो क्लियर हो गया आपको इतना? ठीक। अब देखो क्या हो गया, इनकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। ये थ्योरी भी आगे चलकर क्या हो गई, फेल हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी थी ना, ये सिर्फ कैल्शियम तक ही फॉलो हो पा रही थी। उसके बाद जब हम देख रहे थे तो कुछ खास फॉलोअप नहीं दिख रहा था। उसके बाद जैसे मान लो ये लिया मैंने, तो यहाँ पर पता नहीं लग पा रहा था कि भाई इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम नहीं मिल रही थी। तो एक तो इनकी जो इनकी थ्योरी थी वो कैल्शियम तक ही वर्क करती थी। दूसरा, इन्होंने सिर्फ 56 एलिमेंट को ही कंसीडर किया था, जबकि और भी बहुत सारे एलिमेंट उसके बाद डिस्कवर हुए, और बहुत ज़्यादा एलिमेंट जब डिस्कवर हुए तो वो फिट ही नहीं बैठ पाए, तो यहाँ पर भी कट गया। फिर उसके बाद क्या था, जैसे कॉपर और यहाँ पे जैसे कोबाल्ट और ये क्या, निकल। यहाँ पर देखो हर जगह तो एक स्लॉट में एक एलिमेंट है, जबकि इस एक स्लॉट में इन्होंने 2 एलिमेंट रख दिए, और 2 एलिमेंट रख दिए, और इन 2 की प्रॉपर्टी जो है इसके ऊपर वाले से मिल नहीं रही, जबकि इनकी थ्योरी के हिसाब से ऊपर वाले से मिलनी चाहिए थी, क्योंकि 8वां रेपिटेशन है। तो यहाँ पर भी ये फेल हो गए। फिर उसके बाद क्या हो रहा था कि जैसे ये है फेरस और कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। तो फेरस जो है, आयरन हमारा, ये यहाँ पर इनसे काफ़ी दूर चला गया। तो जब काफ़ी दूर चला गया तो यहाँ पर भी एक लिमिटेशन आ गई। कहने का मतलब बहुत सारे इनकी थ्योरी में भी ड्रॉबैक्स थे। तो जब इनकी थ्योरी में भी ड्रॉबैक्स थे तो ये भी क्या हो गया, फेल हो गया। फिर उसके बाद जब फेल हो गया तब दोबारा से नई थ्योरी का जन्म हुआ। फिर आए हमारे मेंडलीव्स, जिनकी थ्योरी को आगे चलकर क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया। तो इन्होंने जो थ्योरी दी वो 1869 में दी, ये आपको याद रखना। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एलिमेंट्स को सेम एटॉमिक मास के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया। जैसे यहाँ पर इन्होंने देखा कि भाई हाइड्रोजन जो है उसका 1 है, तो इन्होंने पहले बिठा दिया। फिर लिथियम देखा 7 है, फिर बिठा दिया। फिर उसके बाद बेरिलियम बिठा दिया। इस तरीके से इन्होंने जो एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करके सेट कर दिया। सेट करने के बाद इन्होंने कहा कि जब हम एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करते हैं तो क्या होता है, ये जैसे मान लो ये एक ग्रुप बन गया पूरा, तो इन ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होगी, आपस में इस कॉलम में एक जैसी पाई जाएगी। ठीक है? तो फिर जैसे इन्होंने देखा कि भाई ये एक ग्रुप है, फिर इन्होंने कहा कि इसकी प्रॉपर्टी आपस में इन एलिमेंट्स की एक जैसी पाई जाएगी। तो इन्होंने इस तरीके का क्या करा, एक अपना मतलब थ्योरी दे दिया। ठीक है? जिसको हम मेंडलीव थ्योरी कहते हैं। ठीक है? और यही क्या है, पीरियोडिक टेबल का भी एक तरीके का बेस है, आप इसको कह सकते हो। ठीक, तो आगे और देखते हैं फिर और क्या क्या हुआ।
अब यहाँ पर देखो इनकी मेरिट्स, मेरिट्स कहने का मतलब अच्छाई क्या क्या थी। देखो इन्होंने जो थ्योरी दी, तो इन्होंने ना क्या करा कि ऐसे बहुत सारी जगह थी थ्योरी में, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे बहुत सारे आपको, जैसे यहाँ कई सारे आपको गैप मिल जाएंगे। तो इन गैप में अब जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ऐसे गैप्स में ना एलिमेंट कोई फिट नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या करा ना, इन्होंने जो एजम्पशन बनाया कि ये जो एलिमेंट्स है जहाँ पर भी गैप रखा गया है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए हैं। तो जब भी ये एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो वो गैप अपने आप भर जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, जब एलिमेंट पाए गए तो वो गैप जो है वो डिस्कवर हो गए, मतलब भर गए। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब ऐसा आता है, तो इन्होंने क्या करा, जैसे गैलियम हो गया, स्कैंडियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, बाद में खोजे गए और जब वहाँ पर बिठाए गए तो एग्जैक्ट वैसी ही प्रॉपर्टी इनको मिली। क्लियर है। एक मेरिट मतलब उसी से दूसरी मेरिट क्या हुई कि इन्होंने फ्यूचर में आने वाले एलिमेंट्स की पोजीशन के हिसाब से जो प्रॉपर्टी थी वो भी प्रिडिक्ट कर ली। लाइक जैसे ऊपर मैंने बताया स्कैंडियम, तो उस टाइम पर स्कैंडियम तो नहीं था, इन्होंने उसको कह दिया एका बोरोन, क्योंकि बोरोन के साथ में प्रॉपर्टी मैच करती थी। फिर एक जगह खाली थी गैलियम की, उसका नाम इन्होंने रखा था एका एल्युमिनियम। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि एका एल्युमिनियम क्या है, गैलियम है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीन आप याद रखोगे। फिर तीसरा क्या था, इट एकोमोडेट्स नोबल गैसेस व्हेन दे वर डिस्कवर्ड। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि नोबल गैसेस आए, तो यहाँ पर तो इन्होंने 7 ग्रुप दिए थे, 1 2 इस तरीके से 7, फिर यहाँ पे एक 8वां ग्रुप था। तो ये क्या थे ना, नोबल गैस। जब नोबल गैस खोजे गए तो बिना इस पूरे ग्रुप को डिस्टर्ब करते हुए यहाँ पर क्या हो गया, सारे नोबल गैस आपस में क्या हो गए, फिट हो गए। तो जब फिट हो गए तो भाई इन्होंने किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करा और ये अपने आप यहाँ पर सारे नोबल गैस फिट हो गए। तो लोगों को क्या हो गया, मतलब अच्छा लगा कि भाई ये एक वेल अरेंज थ्योरी है। ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ दिक्कतें पाई गई, जैसे लिमिटेशंस। कैसी लिमिटेशंस, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, एक हम बात करेंगे जैसे क्लोरीन की। तो देखो एक होता है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट कुछ हमारे मतलब एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन मास, एटॉमिक मास जो होता है, वेट उनका जो है वो क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं आइसोटॉप्स। सेम एज आइसोबार्स होता है, आइसोबार्स में उल्टा कर दो, उसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक मास आपस में सेम होता है। ठीक है, तो आइसोटॉप्स की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जैसे क्या हो गया, हमारा क्लोरीन हो गया। तो ये देखो क्लोरीन, तो यहाँ पर क्लोरीन में क्या हो गया, इनको क्या करना पड़ा, जगह देनी पड़ी। मतलब यहाँ पर एक ही स्लॉट में इन्होंने 2 एलिमेंट बिठाए, एक क्लोरीन 35 वाला और एक क्लोरीन 37 वाला। तो ये एक इनकी लिमिटेशन थी कि भाई एक ही स्लॉट में आपने 2 तरीके के क्लोरीन क्यों बिठा दिए। ठीक, तो इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर उसके बाद क्या था कि कई जगह पे एटॉमिक मासेस का रॉन्ग ऑर्डर हो गया। रॉन्ग ऑर्डर मतलब इनकी थ्योरी के हिसाब से जो वेट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पर क्या करा इन्होंने प्रॉपर्टी को, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो था और इनके ग्रुप की प्रॉपर्टी भी आपस में मैच होनी चाहिए, लाइक हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी प्रॉपर्टी भी आपस में मैच होनी चाहिए। तो इस चीज़ को करने के चक्कर में इन्होंने बहुत जगह पर क्या करा, मासेस को आगे पीछे कर दिया। लाइक जैसे यहाँ पर देखो, ये निकल का है 58.71 है, ये कोबाल्ट का है 58.93 है। तो ये जो निकल है ये कोबाल्ट से पहले आना चाहिए और ये कोबाल्ट निकल के बाद आना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या करा, कोबाल्ट को पहले रख दिया, निकल को बाद में रखा। क्यों, क्योंकि इनको प्रॉपर्टी मैच करानी थी। तो यहाँ पर भी क्या हो गई, एक लिमिटेशंस हो गई इनकी, जो इनकी थ्योरी नहीं बता पा रही है। फिर उसके बाद क्या हो गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो था ना, हाइड्रोजन की पोजीशन को ये डिफाइन नहीं कर पाया सही तरीके से कि हाइड्रोजन को एक्चुअल में कहाँ रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टी तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इन सब से मिलती थी और इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो थी यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मतलब क्या कहते हैं, इन सब से, जो हेलो फैमिली है, इन सब से मिलती थी। तो वहाँ पर वो हाइड्रोजन की पोजीशन को नहीं बता पाए, तो इसलिए इनमें भी कुछ लिमिटेशंस थी। ठीक है, तो जब इनमें लिमिटेशंस थी तो फिर से एक नई थ्योरी आई, तो नई थ्योरी पढ़ते हैं। फिर इसके बाद हेनरी मोज़ले आए 1913। आपको याद रखना है, हेनरी मोज़ले 1913। इन्होंने क्या कहा कि अगर हम जो अभी तक क्लासिफिकेशन करा हमने वो किसके बेस पे करा, एटॉमिक मास के बेस पे। अगर हम एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर दे दें
और एटॉमिक नंबर से पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन करें तो क्या हो सकता है कि हमें एक बेटर अरेंजमेंट मिल सकता है, एक बेटर पीरियोडिक टेबल मिल सकता है। तो भाई वैसा ही किया गया, और जब वैसा किया गया तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो गया। कैसे? देखो, क्लोरीन, जैसे अभी हमने पढ़ा, क्लोरीन दो तरीके के थे, एक क्लोरीन 35 था, एक क्लोरीन 37 था। दो अलग अलग मासेस थे, दोनों को एक स्लॉट में रखना पड़ा था। तो लेकिन क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 17 है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्लोरीन एक ही है, एटॉमिक नंबर 17, उसका मास कुछ भी हो। अब हम एटॉमिक नंबर के बेस पे क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को सजाएंगे, तो ये प्रॉब्लम का भी समाधान हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद कोबाल्ट और निकल था। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि भाई कोबाल्ट जो है, मतलब निकिल जो है, वो कोबाल्ट से क्या कहते हैं पहले आना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या था, पिछली वाली थ्योरी में अगर आप देखोगे, यहाँ पर इसमें क्या था कि कोबाल्ट पहले था, निकिल बाद में था, जबकि निकिल को पहले और कोबाल्ट को बाद में होना चाहिए था। तो इस थ्योरी के हिसाब से जब इनका एटॉमिक नंबर बना तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से कोबाल्ट पहले आ गया अपने आप और निकिल बाद में आ गया अपने आप, जबकि इनके मासेस के हिसाब से कोबाल्ट बाद में और निकिल पहले होना चाहिए था। तो यहाँ पर भी थ्योरी सही बैठ गई कि भाई कोबाल्ट पहले है, निकिल बाद में है एटॉमिक नंबर के हिसाब से। यहाँ पर भी बढ़िया रहा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जिन्होंने क्या करा, इस पीरियोडिक टेबल, जो नई पीरियोडिक टेबल है, उसका जन्म दिया। ठीक है, जो किसके बेस पे थी, एटॉमिक नंबर के बेस पे थी। हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्या करेंगे, एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे। क्लियर है? अब मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊँ जो एक्चुअल में हमें पढ़ना है, उससे पहले हम कुछ चीज़ें जानेंगे। ठीक है, ताकि आपको आसानी हो, बार बार मुझे बताना ना पड़े। सबसे पहले एटॉमिक नंबर होता क्या है। देखो, हर एक एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर होता है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी हमने पकड़ा, एक एटॉमिक नंबर 1 दे दिया, किसी को 2 दे दिया, किसी को 3 दे दिया, ऐसा नहीं होता। हमने क्या करे, कुछ नियम बनाए कि क्या होता है। देखो, एक जैसे मान लो कि एक कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट में प्रोटॉन होता है, उस एलिमेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो जो प्रोटॉन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। कहने का मतलब, एक एलिमेंट में जितने प्रोटॉन रहेंगे उतने ही उस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अगर वो न्यूट्रल एटम है, मतलब अगर वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है तो हमने क्या करा कि भाई किसी भी एलिमेंट में जितने भी एटॉमिक उसमें जितने प्रोटॉन पाए जाएंगे वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। जैसे मान लो सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। क्लियर है? तो इसके अंदर क्या होते हैं ना, 11 प्रोटॉन पाए जाते हैं, तो इसलिए इसका एटॉमिक नंबर है 11। अगर इसमें 12 पाए जाते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाता 12। हर एक एलिमेंट का अलग अलग एटॉमिक नंबर है, इसलिए अगर किसी दूसरे एलिमेंट का 11 हो तो वो भी क्या है, सोडियम ही है। क्लियर है? अब कोई इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सर इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस करके क्यों नहीं करा, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही बराबर जब रहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि भाई एटम तो न्यूट्रल स्टेट में नहीं रहता है, एटम ज़्यादातर क्या होते हैं, किसी ना किसी से रिएक्शन के साथ रहते हैं। जैसे कहीं पर CH4 रहेगा, कहीं पर H2 रहेगा, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर जाता है रिएक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन चेंज नहीं हो सकते। इसलिए हमने प्रोटॉन के ऊपर बेस करके क्या करा, एटॉमिक नंबर को डिफाइन कर दिया। ये तो है एटॉमिक नंबर। फिर उसके बाद आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, ये भी पूछता है एग्जाम में कि एटॉमिक मास इसका क्या होगा। तो एटॉमिक मास क्या है कि जो अपना एटम है, देखो ये एक एटम होता है और इसके बाहर ऐसे कई सारे एरियाज होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है। ये इसका पार्ट है, सेंटर पार्ट है, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रोटॉन रहता है और यहाँ पर न्यूट्रॉन रहता है, और यही इसका एक्चुअल क्या है, वेट है। ठीक है, तो एक एटम का एटॉमिक मास मतलब उसमें कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है, अगर उन दोनों को प्लस कर दिया जाए तब जो वेट निकलेगा वही उसका क्या होगा, एटॉमिक मास होगा, और वही उसका क्या होगा, फिर मास नंबर होगा। लाइक जैसे सोडियम, सोडियम में हमने देखा 11 प्रोटॉन है और उसके अंदर 12 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो उसका क्या हो गया, टोटल 23 हो गया। तो 23 क्या है, इसका एटॉमिक मास है, मतलब इसका मास नंबर है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है एक जिसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। रेडियस सिंपल सा है, एक बॉल है, बॉल की रेडियस क्या होगी, आप कहोगे सर सेंटर से सरफेस तक की जो दूरी है वो उसकी रेडियस होगी। सेम एटम भी एक बॉल है, तो एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से उसके सरफेस मतलब आउटर सेल जो है वहाँ तक की जो दूरी है वो उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक रेडियस कहलाता है। ये तीन चीज़ें आपको क्लियर है। ठीक, फिर इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन।
ऑफ एन एटम वो क्या होती है। देखो क्या होता है कि जैसे मान लो ये एक एटम है, एक एटम के मैंने बताया कि उसका एक सेंटर होता है न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन रहता है और क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। क्लियर है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में होते हैं, ये भी क्लियर है। अब उसके पास ना कई सारे ऐसे सेल होते हैं। सेल मतलब एक ऑर्बिट होता है, जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के एक ऑर्बिट पर चंद्रमा घूम रहा है, मून मतलब सर्कल लगाता है। सेम एज ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ना कई सारे सेल्स बने होते हैं एटम्स के। ठीक है, एटम के अंदर, एक एलिमेंट के अंदर। तो वो उस सेल को हम क्या कह देते हैं, जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। ठीक है, तो इसी को ही हम कहते हैं आउटर सेल कह दिया, या फिर इसी को हम कह देते हैं एनर्जी लेवल। क्लियर है। अब इस सेल का अपना नाम है। लाइक जैसे शुरू की सेल होती है उसको हम कह देते हैं के, उसके बाद की सेल होती है उसको हम कह देते हैं एल, एम, एन, ओ, पी, इस तरीके से चलता है। अब ये मत पूछना सर के से ही क्यों चालू किया, भाई जिसने रखा होगा उसके दिमाग में कोई के पसंद होगा तो के रख दिया। अब इसके अंदर एक और चीज़ क्या है, देखो पैसे की तरह है ये। जिसके पास एक सेल है उसके पास मान लो 1 रुपये है, जिसके पास 3 सेल है उसके पास मान लो 3 रुपये हैं। 3 रुपये के पास ज़्यादा एनर्जी है, 1 रुपये के पास कम एनर्जी है। तो सेम यहाँ पर है, इनर मोस्ट सेल जो है, सबसे छोटी सेल, सबसे पहले वाली, वहाँ पर एनर्जी सबसे कम रहेगी, लोएस्ट एनर्जी रहेगी। ऐसे ही सबसे बाहर की जो सेल होगी वहाँ पर एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, जो क्या है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पहली सेल है, यहाँ पर एनर्जी इसकी कम रहेगी बहुत, लेकिन अगर किसी के पास 3 सेल है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहेगी, और किसी के पास अगर 5 सेल है तो उसकी एनर्जी यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहेगी और यहाँ पर सबसे कम रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि एक जो सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो देखो के में रहते हैं 2, इसमें रहते हैं 8, इसमें रहते हैं 18, फिर इसमें रहते हैं 32, ऐसे चलता है। तो इसका एक पैटर्न है 2n²। जैसे पहला सेल है तो उसके हिसाब से 2, दूसरा सेल है तो 2 का स्क्वायर करोगे, 2 से गुना करोगे, उसके हिसाब से 8, तीसरा है तो 18, और चौथा है तो वो क्या है, 32 है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी भी एटम का क्या होता है, वो चलता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ठीक। तो अब इसके अंदर हम और भी आगे चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। ठीक है, चलो ये आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, क्योंकि इसमें डायग्राम है, आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। जैसे यहाँ पे कार्बन ही ले लिया इन्होंने, तो अगर मैं कहूँ कार्बन, तो कार्बन का मतलब है कार्बन के पास एटॉमिक नंबर 6 होता है, ये आपको याद रहेगा। तो 6 रहेगा, तो अगर मैं पूछूँ इसके पास कितनी सेल है तो आप क्या कहोगे, 2 सेल है इसके पास। कैसे, देखो भरना पड़ता है, जैसे के, एल, एम, एन, मतलब यहाँ पे 2 भर सकती है, यहाँ पे 8 भरेगी, फिर उसके बाद मैक्स 18 भर सकती है, फिर 32 भरती है, इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो अगर इसके पास 6 सेल है तो पहली सेल में 2 ही भर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 2 भर दिए। फिर इसके बाद बचे कितने, 4 बचे, तो 4 बचे तो नेक्स्ट सेल में कितने आप भर सकते हो, 8 भर सकते हो, तो 4 किस में आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसके पास कितनी सेल हो गई, ये इसके पास 2 सेल है, के और एल, ये याद रहेगा। ठीक है, अगर मान लो 11 है सोडियम, तो इसके पास देखूं तो के में आप 2 भर दोगे, एल में आप 18 भर सकते हो, आपके पास 11 है, 2 आपने भर दी, अभी आपके पास 9 बची हुई है, तो 8 आप एल में भर सकते हो मैक्सिमम। तो उसके बाद कितनी बच गई, 1, तो 1 जो बच गई वो आप किस में भरोगे, एम सेल में, मतलब यहाँ पर 1 भर दोगे। तो इस तरीके से सेल भरी जाती है। क्लियर है। तो इस तरीके से अगर मैं पूछूं आपसे कि कितने सेल हैं, आप बता सकते हो कि के एल एम कितने सेल कितना भर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक टर्म है जो हमने पीछे पढ़ा, उसी से रिलेटेड है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोई सा भी एटम है उसमें कितनी भी सेल हो, उसकी जो सबसे बाहरी सेल होती है, जैसे ये एक एटम है, इसकी सबसे बाहरी सेल ये वाली है, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उसको कहते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। क्लोरीन में क्या है, एटॉमिक नंबर 17 है, तो हमें पता है कि के में 2, एल में 8, एम में 18, ठीक है, और उसके बाद के एल एम एन इस तरीके से 32 इस तरीके से भरेगा। 17 मुझे भरनी है, मैं पहले वाले में मैक्सिमम 2 ही भर सकता हूँ, 2 भर दी, बच गई कितनी, 15।
दूसरे वाले में मैं कितनी भर सकता हूँ, 8 भर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 8 भर दी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 8 भर दी तो कितनी हो गई, 10 ख़त्म हो गई। तो अब आपके पास बची 7। नेक्स्ट वाले में आप भर सकते हो कितनी, 18, लेकिन है कितनी आपके पास, 7 बची हैं। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिए, 7 भी भर दिए। तो आउटर जो सेल थी उसमें आपके पास कितनी बची हैं, 7 बची हैं। तो 7 ही क्या है, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और वैलेंस सेल मतलब लास्ट वाली सेल कौन सी थी जिसमें आपने भरा, M। तो वैलेंस सेल क्या है, M है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है वैलेंसी। देखो अब ये वैलेंसी जो है ना थोड़ा सा टिपिकल है, आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है, इसको मैं समझाता हूँ वैलेंसी क्या चीज़ है। देखो वैलेंसी क्या होता है ना कि जैसे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन में ना ऐसा होता है कि लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन बच सकता है, लास्ट वाली सेल में 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 4 बच सकता है, 5 बच सकता है, 6, 7 और 8 बच सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ है कि अगर किसी भी सेल में लास्ट में जैसे 8 बच रहा है, ठीक है, अगर वो सेल भर गई है, जैसे मान लो यहाँ पर L है, L में 8 बच रहा है, वो भर गई, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो है ना इनर्ट गैस बन जाती है। इनर्ट गैस मतलब देखो ये कैसा है, बिल्कुल सिंपल सा है। मेरे पास एक मकान है, उसके अंदर मेरे को वो मकान को पूरा करने के लिए ना ईंटें चाहिए। अगर मेरे पास 8 ईंट है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस 8 ईंट को भर के इस मकान को पूरा कर सकता हूँ। तो अगर मेरा मकान पूरा है तो मेरे को किसी से ईंट उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पर एक दूसरा बंदा है, उसके पास भी एक मकान उसको बनाना है। क्लियर है? अब उसके पास क्या है, सिर्फ एक ही ईंट है, तो वो 7 ईंट किसी से उधार नहीं ले सकता। जैसे मान लो यहाँ पर एक बंदे के पास 1 ईंट है और इसके पास क्या है, 7 ईंट है। इसको अपना घर बनाने के लिए 1 ईंट चाहिए और इसको अपना घर बनाने के लिए 7 ईंट चाहिए। ठीक है, तो किसकी कमी को पूरा किया जा सकता है? अब ये 1 ईंट है, ये इससे 7 तो मांग नहीं सकता क्योंकि ये पावरफुल है। ठीक है ना, लेकिन ये 7 वाला बंदा इससे 1 ईंट मांग सकता है कि भाई मेरा 1 ईंट दे दो, मेरा घर पूरा हो जाएगा और आप मेरे घर में आकर रहो। तो क्या होता है, जिसके पास 1 रहता है, मतलब 4 से कम वाले होते हैं, जैसे 1, 2, 3, वो बंदे क्या करते हैं ना, वो अपना ईंट यानी अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है ना किसी को भी दे सकते हैं और उससे रिएक्शन करके खुद के एलिमेंट को स्टेबल कर सकते हैं। अपना जो यूनिवर्स है ना, इसमें कोई भी हो, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन हो, हर कोई क्या चाहता है, स्टेबल होना, पीसफुल लाइफ चाहता है। तो जो भी स्टेबल होना चाहता है ना, तो वो या तो किसी से लेकर या किसी को देकर, मतलब जब हम क्या करते हैं, स्टेबल होना है तो भाई मेरे को पैसे कमाने हैं, तो पैसे आएंगे तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। सेम यहाँ पर भी एलिमेंट के साथ में उनको क्या करना होता है, ये 8 पूरा करना है। तो अगर किसी के पास कम है तो वो क्या करता है, किसी को देकर 8 को पूरा कर लेता है। मतलब मान लो यहाँ पर 1 मेरे पास ईंट है, मेरे किसी के पास 7 है, तो मैंने क्या करा, उसको दे दिया और मैं उसी के घर में उसी के साथ रह रहा हूँ स्टेबल होकर। सेम एज 5, 6, 7। अब देखो इसके पास 5 ईंट है, इसको बनानी है 8, तो 3 की ज़रूरत है। तो भाई ये 5 तो किसी को देगा नहीं, ये 3 ही लेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ज़्यादा है। तो जब ये 3 लेगा तो इसका पूरा हो जाएगा ऑक्टेट, मतलब 8 पूरे हो जाएंगे, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो यहीं से क्या हुआ है ना, बैलेंसी टर्म आया है। कैसे? देखो अब बताता हूँ। जैसे मान लो कि एक एलिमेंट है यहाँ पर मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 12। तो यहाँ पर तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, K, L, M, इस तरीके से चलेगा। यहाँ पे आप 2 भर दोगे, ठीक है। यहाँ पर आप कितना भर सकते हो, 8। तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे, यहाँ पर इसके पास बच जाएंगे 2। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मैंने यहाँ पर बताया अगर 2 हो तो वो किसी को दे देगा, मतलब 4 से कम वाले जितने भी होंगे वो दे देंगे। तो इसका वैलेंसी यहाँ पर 2 है। ये समझ आ गया, ये आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। लेकिन जब हम सल्फ़र पढ़ेंगे तो नहीं समझ आएगा। कैसे? सल्फ़र में देखो 16 है, 16 में क्या करेगा, 2 यहाँ भर देगा, 8 यहाँ भर देगा, 10 हो गए। अब यहाँ पर इसके पास क्या है, 6 है, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास है 6। तो अब क्या करेगा, ये 6 दे देगा या किसी से 2 लेगा, ये किसी से 2 लेगा और इसको 8 बनाएगा ताकि ये स्टेबल हो पाए। तो इसका मतलब इसे 2 चाहिए स्टेबल होने के लिए।
तो इसका वैलेंसी भी क्या होगा, 2 होगा। कहने का मतलब एक एटम को स्टेबिलिटी के लिए, अपने कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को देकर स्टेबिलिटी आए या लेकर स्टेबिलिटी आए, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वही उसकी वैलेंसी होती है। जैसे मैग्नीशियम में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देने पे ये M ख़त्म हो जाएगा, तो ये 2 इसके पूरे हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया, अपने आप में स्टेबल हो गया, तो ये 2 दे देता है। अब यहाँ पर क्या है कि भाई इसके पास क्या थे, सल्फ़र के पास 2 था, 8 था और 6 था। तो यहाँ पर सल्फ़र ने क्या करा, 6 के साथ में 2 मिला लिया, तो 2, 8 और 8 इसका पूरा हो गया, तो ये भी स्टेबल हो गया। लेकिन यहाँ पर इसने 2 लिए, तो लेना और देना जितने इलेक्ट्रॉन का हो वो क्या कहलाता है, इसकी वैलेंसी कहलाता है। ये हो सकता है पीरियोडिक टेबल में बहुत ज़्यादा यूज़ में ना आए, लेकिन आपको नॉर्मल क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो आई होप मैं इतना समझा पाया हूँगा। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है पीरियोडिक टेबल। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ पीरियोडिक टेबल के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जैसे देखो इसके अंदर कई सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है ना, जैसे ग्रुप 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से बहुत सारे ग्रुप्स हैं। मेन ग्रुप यही है, 1, 2 हो गया, फिर यहाँ से 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। कई सारे इसके पीरियड्स हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक। तो यहाँ पर देखो पहली बात, जो ये पीरियोडिक टेबल है इसका जो लेफ्ट पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये होता है मेटल्स। हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन एक डिफरेंट केस है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो राइट साइड वाला पार्ट होता है, मतलब ये वाला पार्ट, ये होता है क्या, नॉन मेटल का। यहाँ पर सारे नॉन मेटल आते हैं, यहाँ पर सारे मेटल आते हैं। क्यों, क्योंकि जब हमने इसको अरेंज किया, जैसे यहाँ पर 1, फिर 2, 3, मैंने कहा ना एटॉमिक नंबर के को जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया तो हमें नई पीरियोडिक टेबल मिलती है। तो जब ऐसे रखा गया तो लेफ्ट साइड में मेटल पाए गए और राइट साइड में नॉन मेटल पाए गए। फिर यहाँ पर क्या है कि कुछ एलिमेंट्स, जैसे ये सारे जो एलिमेंट्स हैं जो इस जिगजैग लाइन के आसपास में हैं, ये एलिमेंट्स जो होते हैं इनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल की है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की है, ठीक है। दोनों तरीके की प्रॉपर्टी ये रखते हैं, ऐसे एलिमेंट को हम क्या कह देते हैं, मेटलॉइड्स कह देते हैं। तो कुछ यहाँ पर मेटलॉइड्स भी पाए जाते हैं। फिर इन दोनों के बीच में कुछ मेटल्स आते हैं जिनको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं, ये इनके बीच के बंदे हैं, ठीक है, जो मतलब एक्चुअल में ये एक ब्लॉक है, ये जो है रेड कलर का एस ब्लॉक है, इसको हम एफ ब्लॉक, इसको हम डी ब्लॉक कहते हैं, इसको हम पी ब्लॉक कहते हैं। तो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है, मेटल से वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ गया, हाँ ये रहा, ठीक है। तो ये जो थे ये क्या है, ट्रांजिशन मेटल हैं। तो आपको 3 चीज़ें समझ आ गई, मेटल हमारे लेफ्ट में, ट्रांजिशन मेटल बीच में और नॉन मेटल साइड में। इसके बाद लास्ट जो ये ग्रुप है, ये कॉलम, ये जो है ये है क्या, नोबल गैस। नोबल गैस का मतलब इनमें पूरी स्टेबिलिटी है, मतलब इनका मकान पूरा है। जैसे इसमें देखो 2 ही पूरा है, 2, 8 पूरा है, ठीक है ना, 2, 8, 8, तो ये भी क्या है, पूरा है, ठीक है। तो इनको हम कह देते हैं नोबल गैसेस, मतलब ऐसे जिनका मकान पूरा है, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी है। तो इसलिए इनको ना तो किसी से ईंट लेने की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी को ईंट देने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब ना इनको इलेक्ट्रॉन लेना है किसी से, ना इनको किसी को इलेक्ट्रॉन देना है। तो ये स्टेबल रहते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते, इसलिए इनको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। क्लियर है, ठीक। फिर यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप अगर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे तो ये 2 सीरीज़ हैं, इसको कहा जाता है लेंथेनाइट सीरीज़, क्योंकि लेंथनम से स्टार्ट होती है। ये 57 से 71 कहीं पर लिखा रहता है, कहीं पर 58 से 70 है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो है इसको हम कहते हैं एक्टिनाइट सीरीज़, मतलब 89 से जो 102 या 103 तक के जो हैं उनको एक्टिनाइट सीरीज़ कहा जाता है। तो ये है पीरियोडिक टेबल। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है कि भाई कैसे इनका रेडियस बढ़ता है, इनकी प्रॉपर्टी में कैसे चेंजेस होते हैं, कैसे ये रिएक्शन करते हैं, ये सारा हम पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई देखना है तो भाई कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा मैं।